हेलो एवरीवन। आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन विधा के बारे में पढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं पाता तो वह कोई सूचना या समाचार भेजने के लिए संदेश का सहारा लेता है। दूसरों को संदेश भेजने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में एक दूसरे का समाचार जानने के लिए, संदेश भेजने के लिए कबूतरों और बाज जैसे पक्षियों का सहारा लिया जाता था। फिर धीरे धीरे संदेशवाहक अर्थात घुड़सवारों के माध्यम से एक राजा दूसरे राजा के पास संदेश भेजने लगे और अगर राजाओं को कोई सूचना अपनी प्रजा को देनी होती थी तो गांव नगर के चौराहे पर डुगडुगी या नगाड़े बजवाकर सूचना दी जाती थी। समय के साथ साथ संदेश भेजने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। धीरे धीरे यह काम डाकिये के द्वारा होने लगा और आज तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि अनेक ऐसे माध्यम हैं जिनके सहारा लेकर हम संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। तो संदेश लेखन एक कला है और परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परीक्षा में इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस वजह से इसका अभ्यास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि संदेश लेखन विधा क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है और इसका प्रारूप क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये संदेश होते क्या हैं। तो संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मनोभाव, कोई महत्वपूर्ण बात या कोई भी सूचना जब हम दूसरों को देते हैं तब वह संदेश कहलाता है। तो इस प्रकार हम संदेश की परिभाषा दे सकते हैं कि संदेश किसी विशेष उद्देश्य से किसी के द्वारा कही गई अथवा कहलाई गई महत्वपूर्ण बात या कथन है। अब देखते हैं कि संदेश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो संदेश की सबसे पहली विशेषता है कि संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। अर्थात ये जो संदेश होते हैं हम किसी को पर्सनली भी दे सकते हैं और ये ग्रुप में भी हम दे सकते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये संदेश लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा संदेश की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये संक्षिप्त और तथ्यपरक होते हैं। अब देखते हैं कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो संदेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है औपचारिक संदेश और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के कर्मचारी या फिर आम जनमानस को संदेश देने के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं संदेश भेजने का माध्यम। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की है कि संदेश भेजने के आजकल अनेक माध्यम हैं, जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब देखते हैं कि जो संदेश लिखा जाता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो संदेश लेखन का सबसे
पहला प्रकार है शुभकामना संदेश। किसी व्यक्ति के जन्मदिन, विवाह, किसी की सफलता, पदोन्नति आदि के अवसर पर जो संदेश भेजे जाते हैं वो शुभकामना संदेश कहे जाते हैं। पर्व व त्यौहार के लिए संदेश, तो इस तरह के जो संदेश होते हैं वो विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर जो संदेश दिए जाते हैं वे इनमें शामिल होते हैं। इसके बाद है संदेश का प्रकार शोक संदेश। तो लोग अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए इस तरह के संदेश का उपयोग करते हैं, और इस तरह के जो संदेश होते हैं वो किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश, व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश आता है। इसके अलावा अगर कहीं जाना है, कहीं आना है, उसके बारे में जब हम परिजनों को संदेश देते हैं तो वो भी हमारे व्यक्तिगत संदेश होते हैं। या फिर किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है वह व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आता है। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों, योजनाओं से जुड़े हुए आयोजनों के संदर्भ में जो संदेश दिए जाते हैं वे सामाजिक संदेश कहलाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया जाता है, जल बचाओ संदेश दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित संदेश होते हैं, या फिर सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए संदेश होते हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ आदि अवसरों पर जो संदेश दिए जाते हैं वे सभी संदेश सामाजिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित संदेश। तो मिश्रित संदेश के अंतर्गत देश और समाज से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है, जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित संदेश, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या फिर बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से संबंधित जो संदेश जनता को दिए जाते हैं वे सभी मिश्रित संदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं कि जब हम संदेश लिखें तो उस समय हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें लिखने से पहले सुनिश्चित करना है कि हमें क्या लिखना है, अर्थात हमें दिए गए प्रश्न पर ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, और उसके हिसाब से हमें अपना माइंड बनाना है कि हम अपने संदेश में क्या लिखेंगे। दूसरी बात है कि संप्रेष्य कथ्य, अर्थात जो हमें कहना है उसकी जो बातें हैं वो स्पष्ट और पूरी होनी चाहिए। फिर संदेश में सिर्फ वही बातें लिखें जो अति आवश्यक हो, अपनी ओर से कोई नई बात ना लिखें, अर्थात संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें लिखेंगे, तो आप अपने मुख्य विषय से भटक जाएंगे और सही तरीके से अपनी बात को लिख नहीं पाएंगे, और सामने वाला भी आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। तो इससे इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ वही लिखना है जो अति आवश्यक हो। इसके अलावा संदेश में पूर्णता का गुण होना चाहिए, अर्थात वो सारी जानकारी प्रदान करने वाला होना चाहिए जिसे हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम आधी अधूरी जानकारी लिखेंगे, आधी अधूरी बात लिखेंगे, तो सामने वाले को सही संदेश नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वाक्य संरचना पर भी हमें विशेष ध्यान देना है जिससे दूसरों को सही संदेश मिले। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर निर्देश देना है, किसी पूछताछ का जवाब देना है, किसी बात की सूचना देनी है, तो इन सब से संबंधित जो संदेश होंगे वो तभी अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे जब हम सही तरीके से वाक्य संरचना करेंगे।
अब बात आती है कि हमने तो समझ लिया कि संदेश लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं और हमें संदेश लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब हम संदेश लिखें कैसे। तो संदेश लिखने का भी एक प्रारूप है जिसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखना है। दूसरा, संदेश की शुरुआत में शीर्षक में संदेश शब्द लिखना ज़रूरी है। उसके बाद बाईं ओर दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखना है। फिर दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन लिखें। उसके बाद मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। तो चलिए देखते हैं इसके और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। संदेश लेखन के समय हमें शब्द सीमा पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो संदेश लिखना है वो बहुत संक्षिप्त में लिखना है। तो यानी 30 से सिर्फ 40 शब्दों के बीच में ही हमें संदेश लिखना है। और अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगता है तो विषयानुसार चित्र भी हम बना सकते हैं। खासकर सामाजिक संदेश या औपचारिक संदेश में कई बार ऐसा प्रश्न होता है जहाँ पर आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं। और अगर आवश्यकता होती है तो नारा, दोहे, श्लोक या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है हम किसी को जन्मदिन की शुभकामना देते हैं तो वहाँ पर कविता की 2-3 लाइनें भी लिख देते हैं। तो ये भी हम संदेश में कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुरूप लिखा जाना आवश्यक है। यानी हमारा जो संदेश होना चाहिए वो सरल होना चाहिए, कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। और हम चाहें तो जो हमारा विषय दिया गया है यानी जो प्रश्न है उसके अनुसार हम संदेश में रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं संदेश लेखन का प्रारूप क्या है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बॉक्स के बीच में आपको लिखना है संदेश, बाईं तरफ दिनांक, दिनांक के नीचे समय, समय के नीचे संबोधन, उसके नीचे आप विषय वस्तु यानी कि जिस विषय के लिए आप संदेश दे रहे हैं उसका वर्णन करना है 2-3 लाइनों में, और अंत में अपना नाम लिखना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप चित्र या कोई नारा लिख सकते हैं तो वहाँ पर आप ये भी आप राइट साइड में कर सकते हैं। अब हम इस बात को उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि अपने मित्र को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आप बीच में जो भी आपने प्रारूप देखा उस प्रारूप के अनुसार आपको अपनी शुभकामना संदेश लिखना है। यहाँ पर देखिए कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। अब इसी संदेश को आप गोलाकार आकृति में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपने शुभकामना संदेश लिखा हुआ है कि प्रिय मित्र, दीपों का यह पावन पर्व तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। दीपों की रोशनी से तुम्हारा जीवन जगमगाए, यही मेरी शुभकामना है, विमल। अब अगर आप चाहते हैं तो इसमें कुछ चित्र भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये दिए के कुछ चित्र बना दिए हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो इसमें भी हमें सबसे पहले बॉक्स बनाना है, फिर आपको
बीच में लिखना है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और आप चित्र का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप दिनांक डालेंगे, और देशवासियों को संबोधित करते हुए ही प्रधानमंत्री ने लिखा है कि प्रिय देशवासियों, सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब भारतीय गणतंत्र की चमक और शक्ति को बरकरार रखने का संकल्प लें। क ख ग प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया होगा सबको। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जन्मदिन की बधाई देते हुए छोटी बहन को लिखा गया संदेश है। इसमें भी आपने एक बॉक्स बना लिया है, और बॉक्स के अंदर फिर आपने अपना शुभकामना संदेश लिखा है। बाईं तरफ दिनांक, समय लिखा है, फिर संबोधन लिखा है प्रिय रेणु। उसके बाद यहाँ पर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखा हुआ है कि तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम सदा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो, यही कामना करती हूँ, और साथ में भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष की इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता तुम्हारे कदम चूमे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग, यानी कि यहाँ पर अपना नीचे अपना नाम लिखना है। अगला उदाहरण है कि मित्र को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर बधाई संदेश लिखिए। इसमें भी आपने बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद आपने संदेश का जो प्रारूप है उस प्रारूप को बनाया है, और बनाने के बाद फिर आपने यहाँ पर संदेश लिखा है कि प्रिय मित्र राजेश, भारत की सर्वोच्च प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सर्विसेज में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि तुमने न सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता, स्कूल व गुरुजनों का नाम रोशन किया है। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फिर नाम लिखा हुआ है क ख ग। अब ये आपको ये जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न सांत्वना संदेश का है कि सांत्वना संदेश में किस तरह की भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये हम इस उदाहरण से समझेंगे। प्रश्न दिया है कि आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया है किंतु आप उससे मिलने नहीं जा सके। इस संबंध में एक सांत्वना देते हुए आपको एक संदेश लिखना है। इसमें भी आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप बीच में जहाँ पर अभी तक आप शुभकामना संदेश लिख रहे थे वहाँ पर आप सांत्वना संदेश लिखेंगे। फिर आप समय और दिनांक डालेंगे, संबोधन लिखेंगे, और फिर आप लिखना शुरू करेंगे जो आपको प्रश्न दिया गया है। मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए हो, लेकिन शहर में लॉकडाउन होने की वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत साहसी हो और इस कठिन समय में हिम्मत से काम लोगे। तुम्हारे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, यह मेरी शुभकामना है। क ख ग। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम सांत्वना संदेश लिखेंगे तो उस समय हमें किस तरह से अपनी बात को कहना है। अगला उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण शोक संदेश के लिए है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि आपके मित्र के पिता की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई है, जिसके लिए आपको 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। तो इसमें भी आप एक बॉक्स बनाएंगे और बीच में फिर आप शोक संदेश लिखेंगे। दिनांक, समय, प्रिय मित्र, आज ही मुझे यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई है। समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। मित्र, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कठिन समय में तुम अपने धैर्य व विवेक से काम लोगे और अपने व अपने परिवार का पूरा ध्यान रखोगे।
दुख की इस घड़ी में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, क ख ग। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हम शोक संदेश लिख रहे हैं तो किस तरह से हमें शोक संदेश में अपनी वाक्य संरचना रखनी है। अगला प्रश्न है, 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भारत एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव की ओर से अपने सहयोगियों, कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए एक शुभकामना संदेश लिखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई संस्था, स्कूल या ऑफिस अपने कर्मचारियों, सहयोगियों को भी शुभकामना देता है, तो ये सार्वजनिक संदेश होता है। इसको भी हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे और बॉक्स के अंदर करने के बाद इसमें 9 वर्ष भारत एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से संस्था के सभी कर्मचारियों, सहयोगियों तथा छात्र छात्राओं को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। यह वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए। हमारी कामना है कि आप सब प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ क ख ग सचिव, भारत एजुकेशनल सोसाइटी। क्लियर हो गया होगा सबको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे भाई को अहंकार से दूर रहने तथा निरंतर कर्म करते रहने की सीख देते हुए एक संदेश लिखना है। तो इसमें भी आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद अपना संदेश लिखेंगे। संदेश में भी दिनांक 8 मई 22 रात्रि 9 बजे। प्रिय भाई, दुनिया को संस्कार और परिश्रम से जीता जा सकता है। यदि किसी के मन में अहंकार आ जाए तो ना तो वह किसी का प्रिय बन पाता है और ना ही उसका विकास होता है। अतः सच्ची लगन से अहंकार रहित होकर कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तुम्हारा भाई क ख ग। यानी यहाँ पर कम से कम शब्दों में आपने अपनी बात को अपने छोटे भाई तक पहुंचा दी। अगला प्रश्न है, ये अनौपचारिक तरीका है संदेश लिखने का कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात को कैसे लिखें। जैसे एक सिचुएशन दी गई है कि आप घर पर अकेले हैं और आपको कोचिंग के लिए जाना है, इसलिए आपने अपने घर की चाबी पड़ोस में दे दी है। तो इस बात को बताते हुए अपनी माँ को एक संदेश लिखें। तो इसमें भी आपको बॉक्स बनाना है, पर इस तरह के संदेश में प्रारूप का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। आप सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से भी अपनी बात को लिख देते हैं कि माँ, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, चाबी शर्मा आंटी के घर पर है, मैं आज थोड़ी देर से आऊँगा, वासु। तो यानी सिंपल सी बात जो आपको बतानी है अपनी माँ को, आपने वो 2 लाइनों में लिख दी। तो ये भी संदेश लिखने का एक तरीका है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि आपके पिताजी घर पर नहीं हैं और उनके मित्र का फ़ोन आपने उठाया था। यह संदेश पिताजी को लिखना है। तो यहाँ पर भी आपने लिख दिया, दिनांक डाल दी कि इस डेट की बात है। पिताजी, आज दोपहर 12 बजे मोहन अंकल का फ़ोन आया था। उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, राजा। तो ये उदाहरण भी आपने देखा। इस तरह से भी हम संदेश लिख सकते हैं। कम से कम शब्दों में लिखा है, पर हमें जो बात कहनी है वो बात दूसरों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। पर परीक्षा में आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा गया है। अगर प्रश्न आपका औपचारिक है, जैसे कि मैंने इन 2 उदाहरणों से पहले आपको बताया है, तो वहाँ पर आपको संदेश के प्रारूप का पूरी तरह से ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए ही आपको संदेश लिखना है। तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब आप संदेश लेखन का अभ्यास करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। धन्यवाद।